अस्सलाम वालेकुम। सीएसआर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 4th लेक्चर रहेगा और आज का टॉपिक जो है काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो टॉपिक है ड्यूटी। यानी कि ड्यूटी क्या है और कब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम डीम कर सकते हैं टू बी ऑन ड्यूटी, यानी कब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो ड्यूटी पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ड्यूटी किस चीज का नाम है, ड्यूटी होती क्या है। कोई भी लीगल या मॉरल ऑब्लिगेशन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहेंगे, उसे हम ड्यूटी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि एक ड्यूटी जो है ये एक लीगल या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंसान की। अब अगर हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कंसिडरेशन में लेके ये कहेंगे कि ड्यूटी क्या होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसे कंसिडर किया जाता है कि वो ऑन ड्यूटी है। ठीक है, खाली ऑफिस में प्रेजेंट रहना ऑन ड्यूटी नहीं कहलाता है। फिजिकली ऑफिस में वर्क अपना करना खाली उतना ही ड्यूटी नहीं कहलाता है। ड्यूटी में बहुत सारी और चीजें भी आती है जिनके दौरान एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हम ट्रीट करते हैं दैट कि वो ड्यूटी पे है। ठीक है, तो पहला इसमें जो है वो है कैजुअल लीव। और जब भी हम कैजुअल लीव लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से। अगर कैजुअल लीव आपके पास सैंक्शनड कैजुअल लीव है तो आपको ट्रीट किया जाता है एज ऑन ड्यूटी, यानी कि कैजुअल लीव के दौरान भी आप ड्यूटी पे ही माने जाते हैं। ठीक है, सस्पेंशन फॉलोड बाय रिइंस्टेटमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अंडर सस्पेंशन है और उसके बाद उसका सस्पेंशन जो है आफ्टर इंक्वायरी या आफ्टर जो भी उसकी फॉलोअप होगा उसकी सस्पेंशन का, या जो भी उसकी सस्पेंशन का फेट होगा, अगर वो फेट जो है रिइंस्टेटमेंट हुआ तो उसका वो सस्पेंशन पीरियड जो है हम उसे ट्रीट कर सकते हैं एज ड्यूटी, यानी कि वो तब भी माना जा सकता है ड्यूटी पे। लेकिन जब वो ऑर्डर उसकी रिइंस्टेटमेंट का इशू किया जाता है उसमें बाजाबिता लिखा हुआ होना चाहिए कि पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो है वो ड्यूटी ट्रीट किया गया, क्योंकि हम खुद ही खुद सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी ट्रीट नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट जो ऑर्डर उसकी रिइंस्टेटमेंट का पास करेगी उस पे क्लियरली मेंशन किया हुआ होना चाहिए दैट पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, तो तब जाके वो सस्पेंशन का पीरियड भी ड्यूटी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस एज प्रोबेशनर फॉलोड बाय कंफर्मेशन। जब एक प्रोबेशनर जो है उसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो वो जो सर्विसेज उसने ऑन प्रोबेशन रेंडर की होती है उसे जो है हम एज ड्यूटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइनिंग टाइम एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जो कि ट्रांसफर के टाइम पे ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया जाता है उसे हम एज ड्यूटी जो है वो ट्रीट करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास मैक्सिमम 7 डेज मिलते हैं प्रिपरेटरी डे प्लस जो हमारे मूवमेंट के लिए अलग से डेज मिल जाते हैं, तो ओवरऑल वो 7 दिन होते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम ज्वाइनिंग टाइम में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि ज्वाइनिंग टाइम जो अवेल करता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफर के टाइम पे, तो उसे भी जो है ऑन ड्यूटी माना जाता है। ठीक है, अनअवॉइडेबल डिटेंशन ऑन रोड ड्यू टू ब्लॉकेड बाय लैंडस्लाइड्स स्नोफॉल एक्सेट्रा। यानी कभी कभार अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चलो लीव पे है या ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया हुआ है और उसकी वो लीव है, ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड्स की वजह से उसका रोड ब्लॉक है, वो ड्यूटी पे नहीं पहुंच पा रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, या स्नोफॉल इतना हो रहा है जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो हिंडर हो रही है, वो नहीं पहुंच पा रहा है अपनी रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, तो उस दौरान जो कि पीरियड ऑफ अनअवॉइडेबल डिटेंशन उसका हो जाता है, वो वाला वक्त जो उसका हो जाता है इस डिटेंशन में, तो उसे भी हम ट्रीट करते हैं एज ड्यूटी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। हमें कभी-कभार ट्रेनिंग पे डिप्यूट किया जाता है, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट्स को इम्पा ट्रेनिंग पे भेजा जाता है सेक्टर असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स के लिए। तो वो जो पीरियड होता है ट्रेनिंग का या इंस्ट्रक्शंस का, वो भी ट्रीट किया जाता है एज ड्यूटी। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी से अलग है, हम एब्सेंट है, नहीं। वो वाला जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो भी ऑन ड्यूटी माना जाता है। पीरियड ऑक्यूपाइड इन अटेंडिंग एन ऑब्लिगेटरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट टू एंड फ्रो जर्नी। यानी कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं किसी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो दिन जिन दिनों हम एग्जाम देते हैं वो डेज जो है ड्यूटी माने जाते हैं। जैसे हमें पता है 6 पेपर्स है, 6 के 6 दिन अगर हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो 6 दिन जो है उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, वो ड्यूटी मानी जाती है। ठीक है, पीरियड ऑफ कंपल्सरी वेटिंग ड्यू टू लेट इशुएंस ऑफ एडजस्टमेंट ऑर्डर। अगर अब कोई बंदा जो है उसकी एडजस्टमेंट ऑर्डर नहीं निकल रही है, उसकी पोस्टिंग ऑर्डर नहीं निकल रही है, उसको वेटिंग में रखा गया है, तो जो वो टाइम उस कंपल्सरी वेटिंग में गुजारेगा तो उसे भी जो है ड्यूटी ही माना जाता है। और उसे आप कैसे ड्यूटी मानेंगे, उसकी अटेंडेंस बाद में दे देंगे, जहां पे वो बंदा वेट कर रहा हो, जिस ऑफिस में वो वेट कर रहा हो और अपनी पोस्टिंग के लिए, तो वो ऑफिस जो है उसे प्रॉपर्ली अटेंडेंस स्टेटमेंट देंगे और वो ड्यूटी जो है मानी जाएगी उसकी। पीरियड पीरियड स्पेंट एज सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर एक्सेट्रा। तो कभी कभार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, मोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उन्हें डिप्यूट किया जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन या कोई जो होते हैं जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन उनमें इन्विजिलेटर एक्सेट्रा, तो उस टाइम पे भी उन्हें ऑन ड्यूटी ही माना जाता है। यानी कि वो दिन जो जैसे एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं वहां पे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डिप्यूट किया जाता है एज सुपरिटेंडेंट्स, एज इन्विजिलेटर्स वगैरह, तो वो जो टाइम वो वहां पे स्पेंड करते हैं वो भी ऑन ड्यूटी माना जाता है। ठीक है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लीव अदर देन कैजुअल और क्वारंटाइन इफ डिटेन्ड ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ एयर फ्लाइट विल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी अप टू 2 डेज। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव पे है और अदर देन कैजुअल और क्वारंटाइन लीव, अगर वो एक लीव पे है और उसे अब वापस आना है लेकिन एयर फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो 2 दिन उसे मिल सकते हैं एक्स्ट्रा और वो 2 दिन जो है एज ड्यूटी ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, a leave whatever kind due including extraordinary leave without allowances on medical grounds। आप किसी भी टाइप की लीव पे हो, ठीक है, तो जिस चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो विदाउट अलाउंसेस और या मेडिकल ग्राउंड्स पे आपने कम्यूट करके लीव ली हो या आपकी अर्नड लीव हो, तो जो भी टाइप की लीव आप ले रहे हो या मैटरनिटी लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, सीसीएल हो, तो जो भी टाइप की लीव आप अवेल कर रहे हो उस दौरान आप चाहे घर पे हो कहीं पे भी हो, लेकिन आप जो है ऑन ड्यूटी ट्रीट किए जाते हो क्योंकि आपने लीव ली हुई होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप लीव पे भी जब होंगे उसका मतलब है आप ऑन ड्यूटी माने जाते हो, बिकॉज ड्यूरिंग लीव आपकी जो है सारी जो सैलरी आती है वगैरह
वो सब आपका आराम से आपको मिल जाता है, तो दैट मीन्स ये एब्सेंट वगैरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, हम जो है उसे ड्यूटी ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैंने एक छोटा-सा टॉपिक और चुना था आज, वो है आर्टिकल 44 ऑफ जेकेसीएसआर या फॉर्म एफसी 8, जिस पे हम एलपीसी इश्यू करते हैं। तो ये भी हम थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो हमारा फाइनेंशियल कोड है उसका टॉपिक है, लेकिन हमारी जो सीएसआर की बुक है उसमें भी थोड़ा बहुत इसका दिया हुआ है, तो मैंने सोचा आज के टॉपिक के साथ, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी छोटा टॉपिक है, उसके साथ इस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं। जब भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट से या एक ऑफिस से या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, और उसकी जो है उसका जो डीडीओ है, जो उसकी पे ड्रॉ करता है, वो चेंज हो जाता है। जब वो चेंज हो जाता है तो पुराने वाले डीडीओ यानी कि जहाँ से उसकी ट्रांसफर होती है, उसे एक लास्ट पे सर्टिफिकेट इश्यू करनी पड़ती है इस एम्प्लॉयी के फेवर में, ताकि जब वो दूसरे डीडीओ के पास पहुँचता है, दूसरे ऑफिस में या डिपार्टमेंट में पहुँचता है, वहाँ वो प्रोड्यूस कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी सैलरी उस नए ऑफिस से निकलती है, ठीक है। तो हमारी इस लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी एलपीसी में क्या-क्या चीज़ें होती है, उसमें डिटेल्स होती है, बेसिक पे की, अलाउंसेस की, डिडक्शंस की, सब्सक्रिप्शन की, जो कि जीपीएफ के टुवर्ड्स होती है, एसएलआई की डिटेल्स होती है, एनपीएस वगैरह की डिटेल्स होती है, इवन अगर लोन वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ने अवेल किया हो, उसकी भी डिटेल जो है, जो मंथली उसका करता है या कितना उसने अवेल किया होता है, उसकी डिटेल्स भी जो है एलपीसी में लिखी होती है, ठीक है। एलपीसी जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो तब तक इशू नहीं करनी चाहिए जब तक ना वो बराबर हैंड ओवर टेक ओवर करे। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफर हो रही हूँ, तो मेरे इशू मतलब मेरे फेवर में जल्दी से जल्दी हमें एलपीसी इशू नहीं करनी चाहिए। जब तक ना मैं पूरा हैंड ओवर कर दूं, उसके बाद ही इशू करनी चाहिए। जो कि डिटेल्स होती है एलपीसी की इशुएंस की, वो हमें कहाँ मिलती है, जैसे मैंने आपको बताई, वो फाइनेंशियल कोड की वॉल्यूम 1 में आपको पूरी मिलेगी। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसलिए इसको टच किया क्योंकि सीएसआर में भी थोड़ा बहुत जो है एलपीसी का हमने देखा है कि एक टॉपिक है छोटा-सा डेफिनिशंस में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सब पूछते हैं कि अगर हमारे पास एलपीसी ना हो, तो क्या एक ऑफिशियल की पे उसकी नई जगह पे, उसके नए डीडीओ के पास निकल सकती है? तो उसका आंसर है हाँ। 3 मंथ्स तक ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एफिडेविट, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय को एक एफिडेविट टेंडर करनी है, उसके बेसिस पे उसे जो है सैलरी 3 मंथ्स तक विदाउट एलपीसी मिल सकती है। लेकिन अगर 3 मंथ्स के बाद भी उसके पास एलपीसी ना आई या उसके फेवर में एलपीसी नहीं इशू हुई, तो नहीं मिल सकती, अनलेस एंड अनटिल उसके पास रिकमेंडेशंस या ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट हो इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर लेते हैं कि 1 मंथ तक हम निकाल सकते हैं, इवन विदाउट एफिडेविट्स निकाल सकते हैं, बट यूजुअली निकालते नहीं है, पहले हम एलपीसी मांगते हैं, लेकिन प्रोसीजर में है कि 1 मंथ निकाल सकते हैं इवन विदाउट एफिडेविट वगैरह। लेकिन अगर हमें 1 मंथ से ज्यादा है, तो आपको जरूरी जो है एफिडेविट टेंडर करना है, उसमें आपको लिखना है रीजंस कि आपके पास क्यों नहीं एलपीसी आ रही है, आपके पास क्यों नहीं एलपीसी है, तो उसके बाद उस बेसिस पे 3 मंथ तक जो है विदाउट एलपीसी पे निकल सकती है। विद दिस आज का जो लेक्चर है मैं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ड्यूटी का, और एलपीसी का भी इसमें ही कवर हो गया। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप फेसबुक पेज पे या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और अपने बाकी सारे जो कलीग्स हैं उनको भी रेफर करें, सो दैट उन तक भी ये कंटेंट पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।